नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाजें उठ रही हैं और इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए। दिल्ली से कुछ दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने यहां दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यूपी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वहीं मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ को मैं बताना चाहती हूं कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 99 नहीं 100% भरोसा हो गया है कि वर्तमान में यूपी के सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। बेहतर यही है कि आप या तो नेतृत्व परिवर्तन करें और यदि आप नहीं कर सके तो यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाए, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें। तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का, जहां पिछले कई दिनों से कई ऐसे मामले सामने आए जिसको लेके कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। खासकर महिला सुरक्षा पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाथरस के बाद बलरामपुर और कई दूसरी जगह पे भी हैवानियत हुई, जिसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है और सियासत इस पर खूब हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज राहुल और प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। नोकझोंक हुई, बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर भी एक दफा गिर गए और उन्होंने कहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल राजेश, और ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ प्रियंका राहुल सड़कों पर हैं, मायावती मीडिया में है, तो वहीं अखिलेश ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को आड़े हाथ लिया। क्या कुछ कहा? योगी आदित्यनाथ सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वहीं मायावती ये भी कहती हुई नजर आई कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरह से अपनी कार्रवाई करने में नाकाम है। केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ वापस भेजा जाए। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। तो वहीं ट्विटर के माध्यम से भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। यहां पर प्रियंका गांधी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेर रही हैं। उन्होंने लिखा कि हाथरस जैसी विभत्स घटना बलरामपुर में घटी, लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई। आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर में बच्चियों से दरिंदगी हुई है। यूपी में फैले जंगल राज की अब हद हो गई है। मार्केटिंग भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है। जनता को जवाब चाहिए, जनता को इंसाफ चाहिए। और बिल्कुल राजेश, कहा जा सकता है कि ये सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रहना चाहिए। ये एक देश की बेटी का मुद्दा है, देश की अन्य बेटियों का मुद्दा है। तो ये पूरे देश स्तर पर उठना चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर जिस तरीके से विपक्ष मिलने जा रहा था, विपक्षी नेता अगर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं उन्हें मिलने दिया जा रहा? क्या सिर्फ लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के नेता ही ऐसे पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं? क्या विपक्ष को ऐसे नहीं मिलने दिया जाएगा? क्योंकि इस तरह कई बार देखा गया है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि ठीक है, अगर धारा 144 लगी है, मैं अकेला चला जाता हूं, आप मुझे जाने दीजिए। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। तो कई सवाल प्रशासन पे भी उठ रहे हैं, शासन पे भी उठ रहे हैं और अब विपक्ष लगातार हमलावर है ही, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, लगातार चारों तरफ से महिला सुरक्षा को लेके सरकार को घेरा जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आधी रात को ही अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा है। बुनियादी सवाल है कि आखिर ये किस तरह की परंपरा चली है कि आधी रात को ही जो पीड़ित है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। और अंतिम संस्कार भी ऐसा नहीं जो सम्मान के साथ हो, बल्कि इस तरीके से जैसे लकड़ियां इकट्ठी करके किसी शरीर को जला देना, वो अंतिम संस्कार नहीं होता, वो सम्मान के लायक नहीं होता। और इसको लेके भी लगातार
सवालों के घेरे में सरकार है। इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हमें तमाम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप बकायदा पूछ सकते हैं गेस्ट के नाम के साथ। हमारे साथ अभी एक अनुभवी पैनल जुड़ेगा, उनसे चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अश्वनी शाही हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और हमारे साथ मुदित मल्होत्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी जी आपके पास आऊंगा। सर, ये क्या हो क्या रहा है लोकतंत्र के नाम पे? क्या सत्ता दल के नेताओं को ही पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाएगा? क्या विपक्ष का कोई अधिकार नहीं कि कोई नेता पीड़ित से मिल ले या पीड़ित परिवार से मिल ले? क्या आप लोग विपक्ष को सिर्फ ट्विटर पर ही रखना चाहते हैं? राजेश जी, बहुत ही दुखद घटना और निंदनीय घटना हुई है ये। इसमें संवेदना के बजाय आज विपक्ष जो है इस पर तुला हुआ है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विपक्ष कौन है। आज चुनाव की घोषणा हो रही है तो ये विपक्ष उस संवेदना के बजाय आज पूरी तरीके से राजनीति करने पर तुला हुआ है। किसी के मिलने पर जाने पर कोई रोक नहीं है, कहीं नहीं है। एपिडेमिक एक्ट है, इसमें बचाते हुए पहले लोगों को ये काम करना चाहिए। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज के पहले कहा थी कांग्रेस पार्टी, जब राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे तो राहुल जी और प्रियंका जी कितनी बार गए बलात्कारियों के घर में। अश्विनी जी माफ कीजिएगा कि बीच में रोक रही हूँ। क्या ये समय है और ये प्लेटफॉर्म है कि आप ये गिनाएं कि कौन से राज्य में कौन सा बलात्कार हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं? आप सत्ता में हैं, क्या आपका ये राइट नहीं है? क्या सिर्फ विपक्ष पर उंगली उठाएंगे आप? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जल्द से जल्द इंसाफ देना चाहिए बेटी को? काजोल जी, मैंने पहले कहा है कि संवेदना है और विपक्ष को संवेदना दिखानी चाहिए। आज योगी सरकार मृतका के साथ और पीड़िता के साथ खड़ा है, उसके परिवार को नौकरी देने का नहीं, तो ये संवेदना आप क्यों नहीं दिखा रहे सर? अश्वनी जी, ये संवेदना आपकी तरफ से क्यों नहीं दिखाई देती? पहले तो आधी रात को शव को जला दिया जाता है सर, वो भी इस तरीके से कि जीते जी वो लड़की तड़पती रही, इलाज को तरसती रही, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया और फिर उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। उसके बाद बलरामपुर में भी आधी रात को यही हुआ। ये दुखद घटना है, दुखद चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% चीजें सही हो रही हैं, लेकिन जब विपक्ष पर आपने विपक्ष की बात की, अश्विनी जी आप ये मानते क्यों नहीं है? आप ये मानते क्यों नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से लचर हो चुका है? कोई प्रशासन लचर नहीं हुआ है, इसीलिए तो दरिंदों की हाथ देखिए। हाथरस का मामला ठंडा नहीं हुआ कि बलरामपुर में ऐसी घटना हो गई, बलरामपुर में देर रात शव जला दिया गया, उसके बाद आज बुलंदशहर में एक मासूम के साथ रेप हुआ है। आप बताइए। काजोल जी आप सुनेंगी, अभी हाथरस की मामला आपके पास नहीं आया है। वहां पर जातिगत दंगे कराने की योजना थी। आपको बता दूं, फोरेंसिक जांच में उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, ये आया है। आपको नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जांच का विषय है, एसआईटी का गठन हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, मैं मानने में पीछे नहीं रहता हूँ। यहाँ एक और बात कहूंगी, माफ कीजिएगा अश्विनी जी, बार बार टोक रही हूँ। एसआईटी का गठन तो पिछले कई मामलों में हो चुका है, चाहे वो पीपी किट का मामला हो, चाहे वो इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला हो। एसआईटी का गठन हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एसआईटी का गठन हुआ है, कब तक इंतजार करें? 7 सालों का इंतजार करें, 8 सालों का इंतजार करें? मैं एक बेटी हूं और मैं सवाल करूंगी। मैं भी देश की बेटी हूं और वो भी देश की बेटी थी, और मैं सवाल उठाऊंगी क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं। मैं आपके साथ हूं और आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हुआ है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटना निंदनीय है। लेकिन मैं अगर सरकार निंदा कर रही है, सरकार एसआईटी की आप बात कर रही है, हाँ। देखिए हम लोग जिस संविधान में रहते हैं, हमारा संविधान कानून का एक जो दायरा है, वो उस पर एसआईटी का भी गठन होता है, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, वो भी रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं और काम करते हैं। अभिषेक वाजपेयी, ठीक है, अभिषेक वाजपेयी, क्या सिर्फ विपक्ष इस मामले पे सियासत कर रहा है? आपको 3 दिन बाद याद आया इस वारदात के कि जाके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए? देखिए राजेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी बाकायदा हर किसी के आवाज को उठाते हैं और पीड़ितों की आवाज को उठाने के लिए बाकायदा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, चाहे प्रदेश कार्यालय के बाहर हो, चाहे विधानसभा के पास में हो।
उनको जगह से उठा करके गिरफ्तार कर दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या विपक्ष को जनता की आवाज उठाने से ये रोक देंगे? अगर ऐसा ये समझते हैं सुनी जी, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको बता दूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अभिषेक जी, क्या विपक्ष की जिम्मेदारी यही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करना है, धरने पर उतरना है? विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती कि जब उसको इलाज नहीं मिला, जब वो तड़प रही थी, जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसे एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता? बिल्कुल, हम इस चीज के लिए प्रयासरत थे। आप मुझे बता दीजिए, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, कैसे आज वो हॉस्पिटल में पहुंच गई? जनता को क्या पीड़िता के परिवार से मिलने का हक नहीं है? नहीं, पीड़ित परिवार के साथ मिलने का अधिकार है। अभिषेक वाजपेयी गैंगरेप राजस्थान में भी हुआ, अजमेर में भी हुआ, वहां क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? और ये वहां तो आपकी सरकार है, आपसे पूछा जा रहा है क्या वहां महिला सुरक्षा का है? वहां पे गैंगरेप नहीं है, यहाँ का गैंगरेप है। हम तो ये कह रहे हैं कि देश में किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारें जब अलग अलग बनाई है तो उनकी जवाबदेही है। अजय जी, आगे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कौन से रीति रिवाज में लिखा हुआ है कि हिंदू रीति रिवाज में कि एक महिला का दाह संस्कार आधी रात में कर दिया जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। उनको घंटी बजाना ही चाहिए। उनको चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए, वो जा करके मंदिर में भगवान की सेवा करे, जनता की सेवा ना करे। सत्ता को सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए हुए हैं वो। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे, क्या विपक्ष सिर्फ इस पूरे मामले पे सियासत कर रहा है या फिर हमदर्दी वाकई में ही है? क्योंकि ये ऐसा वक्त है और ऐसा मुद्दा है जिस पे एकजुट होके सख्त कानून बनाना पड़ेगा। इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको सख्त सजा देनी होगी। यहाँ पे राजनीति करने का वक्त नहीं है, ना मेरा तेरा राज्य करने की जरूरत है। राजेश जी, समाजवादी पार्टी को इंतजार कर रही है विकास दुबे का घर गिराने वाली पुलिस, तमाम माफियाओं का मकान गिराने वाली पुलिस, इन गैंगरेपिस्टों का मकान कब गिराएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उसका मकान कब गिराया जाएगा जो रेपिस्ट। और इसने अधिकार दिया कि हाथरस की बेटी की मृत्यु के बाद रातों रात उसका दाह संस्कार कर दिया बिना उनके परिवार की मौजूदगी में। हाँ। ये अधिकार हाथरस के जिला प्रशासन को किसने दिया? हाथरस के जिला प्रशासन ने हिंदू भावनाओं को कुरेदने का काम किया, हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। रात में दाह संस्कार कहां किया जाता है? और जिस बेटी का दाह संस्कार रातों रात कर दिया गया, असम्मानजनक तरीके से कर दिया गया, उसके बाद अगर योगी सरकार कहेगी हमने एसआईटी बना दिया, एसआईटी उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम 20 से 30 मामलों में बनाई होगी। हाँ। और पूरे विश्वास से कर रहा हूं, एक भी मामले की एसआईटी जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। और एक एनसीआरबी के आंकड़े हैं, और उत्तर प्रदेश 2016 के मुकाबले 2019 में 38% महिला अपराध के मामले में तरक्की कर गया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और मध्य प्रदेश जो महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हो गया। ठीक है। और हाथरस की घटना अभी दबी भी नहीं, उस चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर में दूसरे दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हो गया। ये हो गया। देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। बेटी है ना, वो दलित की बेटी है ना वो सवर्ण की बेटी है, वो देश की बेटी है। देश की बेटी है तो उसी के लिए तो सवाल पूछ रहा हूं काजोल जी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि रात में दाह संस्कार करने का अधिकार किसने दिया? आज आप विपक्ष में है, आज आप विपक्ष में है तो आप सवाल उठा रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्या ये वक्त है राजनीति करने का? देश की बेटी को इंसाफ दिलाने का वक्त नहीं है। मैं याद दिलाऊं, फिर मैं याद दिलाऊं, आपकी सरकार में क्या क्या भाषण दिए गए थे, किस तरह के बयान दिए गए थे? आपकी सरकार में किस तरह के बयान दिए गए थे? मैं याद दिलाऊं कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या कहा गया था मुलायम सिंह यादव द्वारा? लड़कों से गलती हो जाती है। जब बदायूं में 2 दलित बहनों के साथ रेप हुआ, अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ यूपी में ही रेप नहीं होता, बाकी राज्यों में भी होता है। वहीं आजम खान, आप ही के पार्टी के सभी बड़े चेहरे हैं। आप काजोल जी गलत दिशा में जा रही हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या सिर्फ राजनीति करना है? राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जिम्मेदारी
राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने क्यों ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया? और हम वही काम कर रहे हैं। आपने क्यों ट्रीटमेंट नहीं हमारी दिलवाया? पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, उस बेटी को न्याय दिलाना चाहती है। और कल 2 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम उपवास रख करके उस बेटी के लिए न्याय मांगेंगे। ठीक है मुदित मल्होत्रा सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो तो तू मैं होने लगता है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे सियासत हो। ये हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सबकी बहन बेटियां हैं और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे दरवाजे भी दूर नहीं होंगे। यहां राजनीति से अलग हट के सोचना होगा। और क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में अब हो रही हैं, और बड़ी बात यह कि रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। देखिए, पहले तो मेरा नाम जो है मुदित माथुर है, वो ठीक कर दीजिए अपने उस पे। ठीक है, मुदित मल्होत्रा नहीं है मेरा नाम। ठीक है। दूसरी चीज ये जो ये विवाद का विषय नहीं है, हाँ, जहाँ पे भी इस प्रकार का घृणित आचरण होता है वो निंदनीय है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की भी सरकार हो। ये सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और इस तरह का जो बर्ताव पुलिस का है वो भी जो है वो किसी तरह से भी उसको एक नैतिक आचरण नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमारे धर्म में जो भी मृत्यु के पश्चात के जो विधान दिए हुए हैं, वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होते हैं। रात्रि में इस प्रकार का जो आचरण हुआ है जी, वो निश्चित रूप से जो है वो गंभीर है। और इस प्रकार का जो भी आचरण है, जो हम लोगों ने टीवी फुटेज देखी है कि किस प्रकार से उसके परिवार को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, किस प्रकार से ये सारी चीज को एक तरह से दबाने की कोशिश की गई, तो ये आचरण भी ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रही थी, जो बहुत ही घृणित है। इतने दिन हो गए इस घटना को, लेकिन एक्शन तभी हुआ जब उसका नेशनल मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया जी। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सजग प्रहरी की है, उसको जरूर इन चीजों को, इन पर विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा था उसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस तंत्र की विफलता और पुलिस तंत्र की तरफ से निष्क्रियता देखने को मिली जी। क्योंकि आप खुद देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को योगी जी से कहना पड़ा कि ये सब क्या हो रहा है, तब उन्होंने एसआईटी बैठा ली है। तो जो इस घटना का क्रोनोलॉजी है, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक्शन शुरू हुआ है। तो ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही गंभीर है। और इस प्रकार का आचरण सभ्य समाज में कैसे हो सकता बिल्कुल है? इसे कबूल नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अश्विनी शाही, राजस्थान हो, चाहे कोई बिल्कुल वहां पे मेरा तेरा राज्य करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस संवेदना को समझने की है कि कैसा समाज बन रहा है और किस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, उनमें कोई डर नहीं है, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज उठाने की पूरी हम लोग बहुत कई बार चर्चा कर चुके हैं अपराध पर उत्तर प्रदेश में। ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, गलत हो रही हैं। सर घटनाओं के बाद जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। घटना के बाद जिस तरीके का रवैया पुलिस का, प्रशासन का रहा है ना, वो उससे ज्यादा निंदनीय है। उसे देख के हैरानी होती है कि कोई पीड़िता, किसी की जान चली जाती है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सर रात को ही शव को जला दिया जाता है। अब एसआईटी किसकी जांच करेगी, किसको इंसाफ देगी? सर वो तो जा चुकी जो लड़ रही थी। देखिए फोरेंसिक जांच हुई, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट राजेश जी आई है, उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये मैं कह रहा हूं। अश्विनी शाही जी, क्या उसको मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, इतना काफी नहीं है? ये जरूरी है कि गैंगरेप की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है? बलरामपुर में तो गैंगरेप हुआ,
आप ये कैसे कह सकते हैं कि गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है? और दूसरी बात, एक और मैं अपना क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी इसमें कि जब पहले ही ये पुरानी रंजिश थी परिवार की रंजिश थी, और पिता की, जो लड़की गई है इस देश से, जो देश की बेटी गई है, उसके पिता की उंगली काट दी गई, तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस तब एक्शन ले लेती तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती, हमारे बीच होती। काजोल जी, जरा मुझे ध्यान से सुनिए, बीच में अगर आप रोकेंगी तो मेरी बात सुन नहीं पाएंगी आप। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं। गलत हुआ है, मैंने कहा, मैं इसकी निंदा करते हुए मैंने कहा कि ये गलत हुआ। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं इधर हुई हैं उसमें लगभग 80% घटनाएं जांच के बाद तरीके की आई है। कहीं पारिवारिक रंजिश है, कहीं कोई उसके अगल बगल के लोगों ने मारा है, कहीं कुछ हुआ है, काफी घटनाएं हुई हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के संगठित अपराध पर सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, ये कहीं नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब संगठित के बाद इन अपराधियों का कोई पिछला कहीं हिसाब नहीं है। ये अपराधी थे, इनामी थे, कोई जो है गैंगस्टर था, ये ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है। बलरामपुर अभी हमारे सपा के साथी ने जातिवाद की बात की, और कोई भी विरोधी है इसको इस संवेदना व्यक्त करने के बजाय जातिवाद घुसेड़ रहा है, ये चिंतनीय है कि नहीं है? सर, मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि अपराध के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सेकंड। क्या विपक्षी नेताओं को यह अधिकार नहीं है कि वो पीड़ित परिवार से मिल सके? एक सेकंड अभिषेक एक सेकंड, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड कह दीजिए, एक सेकंड। जरूर है अश्वनी शाही, क्या विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार नहीं है? क्यों रोक दिया जाता है? क्या लोकतंत्र में इस बात की इजाजत नहीं है? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता ही मिलेंगे? भारत के का अधिकार है उससे मिलने का, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जो व्यक्ति, जो नेता जाएगा वो मिलकर आएगा। अभी पहले पत्रकार परिवार जा रहे थे, मिल रहा है पत्रकार साथी हमारे, हमको लगा सभा के नेता यहाँ बैठकर भाषण देंगे, और अभी काजोल जी ने बोलेंगे समझ में आएगा, ऐसे एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। काजोल जी ने अभी जो है उनकी 4-5 चीजें रखी हैं, उसके पुराने अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष आज वो लंदन घूम रहे हैं। मेरे सहयोगी राजेश ने आपसे एक प्रश्न किया है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षियों का इस घटना में जाना, क्या परिवार से मिलना आप सहमति नहीं देते? क्यों? आप ये कह रहे हैं कि आप सही तरीके से जाएंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों साथ में जा रहे हैं अकेले, उन्होंने पूरा कह दिया कि वो अकेले साथ में जाएंगे, वो दोनों, कोई और नहीं जाएगा, तो फिर क्यों परमिशन नहीं दी गई? क्यों निराश किया गया उन्हें? काजोल जी, मैं पूछना चाहूंगा कि ये बयान उनका जहां आया वहां कितने लोग थे? वो कितने लोगों के साथ पहले गए? अगर अकेले में लोगों को रोकने के लिए आपकी पुलिस वहां पर तो थी, लोगों को रोकने के लिए आपकी पुलिस कर तो रही थी, वहां पर ठहरी हुई थी, वहां पर पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई थी। काजोल जी फोर्स लगी है, फोर्स ने रोका तो ये बवाल हो रहा है कि मैं अकेले चला जाऊंगा। ठीक है अश्विनी शाही, ठीक है। अभिषेक कुछ कह रहे हैं, अभिषेक आप क्या कह रहे हैं? की मंशा होती, ठीक है, पहले से वो हाँ, अभिषेक की टिप्पणी ले लेते हैं। अश्विनी जी ठीक है, एक सेकंड, थाने की बात कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी शाही, एक सेकंड, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अभिषेक वाजपेयी आप बोले। अभिषेक जी रखिए अपनी टिप्पणी। देखिए अश्विनी जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, ये भागने वाला बयान मत दीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जनता के हम सेवक हैं, क्या हमें जनता के पास जाने से आप रोक देंगे? और अगर रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं? अरे जवाब सुनेंगे नहीं, मैंने जवाब दिया कोई नहीं रोकेगा, मैंने बोला है कोई नहीं रोकेगा। आप बीच में बोलते हैं तो सुनते नहीं आप लोग। मैं जवाब दे रहा हूँ कोई नहीं रोकेगा, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह कर जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा आपको। आज आप उस शिक्षा के घर जा रहे हैं, कितना हल्ला मचा के जा रहे हैं, बैटरी केक लगा हुआ है, क्यों हल्ला मचाते हैं भाई आप लोग? आप जाइए इत्मीनान से मिल के आइए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, तो पता ही नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी बदली हुई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कभी रुकी नहीं है, न थकी है। इसका जवाब पता से देंगे हम। नहीं, ये बात ठीक है। एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड,
एक सेकंड, आज चूंकि आप विपक्ष में है ना, तो सरकार को घेरना आसान होता है। निर्भया कांड याद है आपको, जब महिलाओं पे लाठीचार्ज किया था आप लोगों ने दिल्ली में, जब महिलाओं को पीटा गया था, पानी की बौछार की गई थी, अपना सब भूल जाते हैं। जब विपक्ष में आएंगे तो एक सेफ गेम खेलेंगे कि सब सरकार कर रही है सब। याद है आपको वो दिन? मैं था वहां पे दिल्ली पे, इंडिया गेट पे, जब लड़कियों पे लाठियां पड़ी थी। के लिए आगे बढ़े थे। बोलिए, जवाब दीजिए। पार्टी की तरीके से आप प्री प्लान अभिषेक जी, आपके पास शायद जवाब नहीं है। 2012 में निर्भया कांड जो हुआ था, इतने साल लग गए उसे इंसाफ मिलने में, और उस वक्त तो केंद्र और राज्य दिल्ली में दोनों में आपकी सरकार थी। तो ऐसा क्यों हुआ जब वहां पर महिलाएं इकट्ठा हुई थी, कॉलेज की लड़कियां इकट्ठा हुई थी, कॉलेज की लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था? आप शायद इससे पूरी तरीके से परिचित होंगे। देखिए काजोल जी, अगर कहीं पे देखिए गलती अगर होती है तो उसे मानने में, स्वीकार करने में कोई हद नहीं है, और अगर गलती हो गई हम गलती को सुधार भी करते हैं। लेकिन एक के बाद एक कांड आते जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक के बाद एक कांड होते चले जा रहे हैं। हमारी अच्छा वो गली बता दे सुनी जी, वो प्रदेश बता दे, उत्तर प्रदेश में गली बता दे जहाँ पे महिलाएं बेटियां सुरक्षित हो, जहाँ पे वो बिना डर के निकल सके। मुझे एक ऐसी गली बता दे वो। आखिर हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आखिर वो नारा कब सफल करेंगे कि विपक्ष का गला घोट करके सफल करना चाहते हैं? तो ये नारा राजस्थान में कहां चला जाता है? ये क्या सिर्फ एक पार्टी विशेष तक रखा जाएगा क्या, बेटियों की सुरक्षा करना? अभिषेक, ये राजस्थान में कहां चला जाता है, हरियाणा में कहां चला जाता है, महाराष्ट्र में कहां चला जाता है? जहाँ पे दोषी जो होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। आप जाकर के मिलिए ना, हमने कहाँ मना किया है? हमने एक भी व्यक्ति को मना किया तो आप बताएं। तो आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश जाएंगे, आप नहीं जाएंगे किसी और राज्य? जहाँ पे जनता की बात होगी हम वहाँ पे हर जगह जाएंगे। नहीं, राजस्थान में तो कहीं हमें दिखाई नहीं देते आप, हर जगह आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं देते। अभिषेक, कीर्ति निधि पांडे, विपक्ष अगर मिलना चाह रहा है, विपक्षी नेता अगर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं, तो फिर रोका क्यों जा रहा है? आप लोगों को क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र तो इस बात की इजाजत देता है कि आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, फिर ऐसा रवैया क्यों? और ये तो ऐसा मुद्दा है जिसपे हर किसी की संवेदनाएं हैं, हर कोई चाहता है कि उस बेटी को इंसाफ मिले, और ऐसा किसी के साथ ना हो। राजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तन्मयता के साथ हाथरस की घटना का संज्ञान ली होती, जिस तरीके से रातों रात उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया, अगर उस पर एक्शन हुआ होता तो बलरामपुर में दूसरी घटना नहीं हो पाती। घटना को रोका जा सकता, लेकिन जो एसआईटी बन जाती है सारे मामलों में, जो कोई मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, मुख्यमंत्री के पास एक लाइन का बयान है कि एसआईटी बना दिया गया। हाँ। एसआईटी जांच करेगी, किसी भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट नहीं आ रही। और जो अश्विनी शाही जी कर रहे हैं संवैधानिक दायरे में, हमारे अभी कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2 एमएलसी प्रतापगढ़ जा रहे थे। हमारे पार्टी के पूर्व सांसद की मृत्यु हो गई थी, उनके घर जाना चाहते थे, कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए थे, उनके परिवार से मिलना चाहते थे, उन लोगों को लखनऊ से बाहर नहीं जाने दिया गया। हाँ। मनोज पांडे जी जब कहीं निकल रहे हैं किसी की पीड़ित से मिलने, उनको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। महोबा के अंदर एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी ने भेजा, वो महोबा नहीं पहुंच पाए। ये लगातार सरकार विपक्षी दलों को पीड़ितों से मिलने से रोक रही है, क्योंकि सरकार की सरकार की बात जनता के बीच में न चली जाए। हाँ। इसलिए विपक्षी दलों को हर जगह जाने से रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जबकि समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहती है, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना चाहती है। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार पूरी ईमानदारी से काम की होती तो बलरामपुर की घटना नहीं होती। और रातों रात दाह संस्कार का अधिकार किसने दिया? क्यों नहीं कार्रवाई होती वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ? क्यों नहीं कार्रवाई होती वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ? कब कार्रवाई करेंगे? कौन सी एसआईटी जांच की जरूरत है इसके लिए कि रात में दाह संस्कार का अधिकार किसने दिया? इनको किसने अधिकार दिया वहां के जिला प्रशासन को कि जिस बेटी की मृत्यु हो गई उसके माँ बाप उसका अंतिम दर्शन न कर सके, सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार न हो सके? हाँ। ये अधिकार किसने दिया? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही से। अश्विनी जी, ये एक बड़ा आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा, राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है, काम किया जा रहा है। ये बड़े आरोप हैं सर, पिछले कई दिनों में देखे गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, जैसा आरोप है विपक्ष का? राजेश जी देखिए,
विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनसे कि अगर कोई संवेदना के लिए कहीं जाता है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। एपेडेमिक एक्ट है, आप संवेदना दिखाने चाहिए, राजनीति करने पर जाइए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव घोषित हुए हैं, उपचुनावों में चाहे जितनी विपक्षी दल हो, मायावती जी तो सड़क पे आती रही है, ट्विटर से वार कर रही है। उस दिन एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा राजेश जी अपने सपा के साथी से, एक पत्रकार भाई जागेंद्र स्वरूप जी को जिंदा जलाया गया था इनकी सरकार में, इनके एक मंत्री का नाम आया था, कहाँ कोई गया? न माननीय मुलायम सिंह यादव जी गए, न मुख्यमंत्री जी गए वहां। आज यहाँ बैठकर भाषण देना और आरोप लगाना बहुत आसानी से हो सकता है। कौन गया था? उस समय 25 पुलिस वाले जख्मी हुए थे, मथुरा में एक एसपी मरे थे, वहां पर वो कांड हुआ था, उसमें कौन गया था? लेकिन सर राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं अगर एकेडमिक रोक थी वहां पे, अगर किसी तरीके की धारा लगाई गई थी, वो कह रहे थे मैं अकेला जा रहा हूं, मेरे पास अभी बयान है, मैं आपको सुनवा भी सकता हूं। वो कह रहे हैं ठीक है कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे जाने दिया जाए। फिर भी नहीं जाने दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया, पैदल चल रहे हैं वो तब भी। राजेश जी, अगर उनको फुटेज नहीं लेना होता तो वो पैदल न जाते, आज वापस चले जाते और दूसरे दिन वहां पर 3 दिन बाद वैसे भी आए हैं, 3 दिन बाद आज जो है बयान आया है उनका, आज अकेले चले जाते, बड़े आराम से जा सकते थे, कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं होती है राजेश जी। जो काम करना चाहता है वो काम करके निकल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल कौन है, इस पर ध्यान दीजिए। आप मैं जो फिर से बोल रहा हूँ, मुख्य विपक्षी दल कौन है? ये विपक्षी कोई लड़ाई हो रही है, मुदित जी नहीं है कहीं। मुदित जी, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि विपक्ष में इस बात की लड़ाई है कि बड़ा विपक्षी दल कौन है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसे मुद्दों पे या ऐसे हालात में या ऐसे वक्त में विपक्ष को क्या एकजुट नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पे अखिलेश यादव, मायावती जो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, उनको सड़क पे नहीं आना चाहिए था? सिर्फ दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। इसके पहले बीजेपी के साथी ने एक सवाल उठाया, एक पत्रकार को शाहजहानपुर में जिंदा जला दिया गया। हाँ। वो मुद्दा मैंने उठाया था। और ये बीजेपी के जितने लीडर यहाँ बैठे हुए आज ये सब बात कर रहे हैं, ये सीबीआई की मांग कर रहे थे कि जागेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। हाँ। फिर क्या हुआ जब ये सत्ता में आए? मैंने अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशू उठाया था और उन्होंने कहा था योगी जी इस मुद्दे को देख लेंगे। आज तक तो उसमें सीबीआई की जांच हुई नहीं। जिस तरह से वो मामला रफा दफा कर दिया गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये जब विपक्ष में होते हैं तो इनकी भाषा दूसरी होती है, जब सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा दूसरी होती है। ठीक बात है। ये जागेंद्र सिंह पत्रकार के केस में हमने देखा है और उस समय अखिलेश यादव का भी रोल अच्छा नहीं था। उन्होंने भी केवल परिवार को चुप करने के लिए मुआवजा दे करके पूरे मामले को हैशअप किया। तो लेकिन वो एक सच्चा पत्रकार इस सरकार ने पत्रकारों को कितने पत्रकारों पे मुकदमे लगाए गए पता है आपको? अब आइए सरकार में अब आइए पत्रकारों को जेल भेजा गया फर्जी मुकदमों में सत्य दिखाने के कारण। ये आपको पता है? कोई आंकड़ा हो तो भी बता दीजिए। देखिए, ये जो पैनल यहाँ पर बिठाया गया है, ये मुहिम है यहाँ पर राजनीति करने के लिए या फिर किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए पैनल नहीं बैठा है। ये हमें बिटिया को इंसाफ दिलाना है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप जैसे इतने अज्ञानी लोगों को हमने यहाँ बिठाया है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोग सभी ये बताइए कि आगे क्या विकल्प है, किस तरह से कानून में बदलाव होना चाहिए, क्या नए कानून आने चाहिए या फिर जो पुराने कानून हैं उनमें कुछ संशोधन होना चाहिए? देखिए, कानून पर्याप्त है, कानून में कोई कमी नहीं है। जितने सख्त से सख्त कानून होने चाहिए वो है, लेकिन उसको लागू करने की मंशा होनी चाहिए। वो मंशा बिना भेदभाव करके, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति पे लागू होना चाहिए। हाँ। चाहे वो सत्तारूढ़ दल से संबंधित हो चाहे विपक्ष से हो। अगर कहीं पे भी कानून को आप लचर करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आप अच्छी गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे। अच्छी गवर्नेंस देने के लिए
प्रशासन में निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है। और ये जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो उन्नाव की केस हो, चाहे वो सुबोध कुमार सिंह का केस हो, मुजफ्फरनगर का हो, चाहे अभी एक दो मैटर और हुए हैं, या चाहे यहाँ शाहजहानपुर का चिन्मयानंद का केस हो, इस प्रकार के ये सामने आ रहा है, उसको लेकर के एक प्रकार से ये भावना आ रही है कि पुलिस उतनी निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रकार के दबाव में काम हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जिस प्रकार रात में जलाया गया है और इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने उसको पूरा लाइव दिखाया है, तो ये घटनाएं जो है ये सामान्य नहीं है, ये बहुत गंभीर घटना है। जी कीर्ति निधि पांडे, दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पे हमें दिखाई देते हैं पीड़ित परिवार से मिलने। अखिलेश यादव सड़क पे नहीं है, वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे सर, यहाँ तो जरूरत है ना कि कम से कम विपक्ष एकजुट हो, सरकार को घेरे या फिर राजनीति भी कर रहा है, कम से कम उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके लिए तो कम से कम आप लोग एकजुट होते। राजेश जी, समाजवादी पार्टी परसों से ही सड़क पे है और आंदोलन में है, रत है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके प्रतीकात्मक विरोध हो रहा है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कल कैंडल मार्च हुआ, कैंडल जलाया गया और उसके लिए इंसाफ मांगा गया। कल 2 अक्टूबर को पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर 2 घंटे उपवास रख करके उस बेटी के लिए न्याय मांगेगी। लेकिन न्याय मांग किससे हम रहे हैं? वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिसको सच नहीं दिख रहा है। रात में बेटी का दाह संस्कार हो गया, ये बात सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिख रहा है। अगर हाथरस में दिख गया होता तो बलरामपुर में घटना नहीं होती, बलरामपुर की घटना को रोका जा सकता था। लेकिन हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखा कि रात में दाह संस्कार क्यों हुआ। किसने अधिकार दिया कि उसके माँ बाप अपनी बेटी का अंतिम दर्शन न कर पाए? किसने अधिकार दिया कि उस बेटी का सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार न हो? किसने अधिकार दिया जिला प्रशासन को? आज तमाम वीडियो उसके वायरल हैं, तमाम वीडियो में दरोगा क्या कर रहा है? दरोगा कह रहा है डीएम से बात करो, डीएम से बात करो, डीएम से बात करो। हम तो केवल कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ खड़े हैं, हम तो लाइन में हैं, हम तो थाने इंस्पेक्टर ही नहीं है कोतवाली में। इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है इंस्पेक्टर, जिम्मेदार अफसर वहां, और कह रहे डीएम से बात करिए। डीएम ने कहा अगर कि रात में दाह संस्कार हो जाए तो डीएम के खिलाफ अब तक कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं की? उसमें एसआईटी जांच की क्या जरूरत है? हाँ, अश्विनी शाही, जो एसआईटी बनी है वो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी जो ऊपर से आदेश दे रहे थे? क्योंकि ये सब कुछ अपने आप तो सर नहीं हो रहा था, ना तो कोई दारोगा कर सकता है, ना एसपी ऐसा कर सकता है, ना डीएम कर सकता है। कहीं ना कहीं से आदेश है, क्या उन लोगों तक पहुंचा जाएगा? एसआईटी ईमानदारी से वहां तक पहुंचेगी? हम उम्मीद करें कि कुछ उम्मीद है कि इंसाफ होगा उस बच्ची के साथ। राजेश जी, आपने देखा होगा इस सरकार का इतिहास रहा है कि कोई भी हो, अधिकारी हो, उसको दंडित करने का काम माननीय योगी जी ने स्वयं किया है और हर चीज पर वो पैनी नजर रखते हैं। अगर किसी अधिकारी ने गलत किया होगा, जांच में वो आ गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कहीं देखिए कुछ भी कोई घटना होती है उसके पीछे कुछ न कुछ होता है, तो जो जांच में सारी चीजें निकल के आएंगी कि आखिर में किस परिस्थिति में वो करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, तो उसमें कोई दोषी पाया जाता है। तो राजेश जी, मैं आपको बहुत मजबूती से बताना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं दूसरे साथी को अपने बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मृतका मरी है उसके परिवार में जाति करना छोड़ दें, जातिवादी की राजनीति करना छोड़ दें। आईना दिखाएंगे कि बलरामपुर में वो किस जाति के थे, उन्होंने जो काम किया है वो किस जाति के थे, किस धर्म के थे, उस पर भी कोई बोलेगा? क्यों नहीं जवाब देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपराधी का कोई न जाति होता है, वो ठीक है। अश्विनी शाही, कीर्ति निधि, अश्विनी शाही, कीर्ति निधि भी एक ही बात पूछ रहे हैं और मैं भी ये जानना चाहता हूँ। एक सेकंड अभिषेक, कीर्ति जी भी ये कह रहे हैं कि रात को ही अंतिम संस्कार क्यों, क्या छुपाया जा रहा था? और सिर्फ एक नहीं, 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो पीड़ित का परिवार तक नहीं था, उन्हें अंदर बंद कर दिया गया, ऐसा कहा गया हाथरस में। उसके बाद बलरामपुर में भी सर उसी को दोहराया गया। यहाँ पे बस आपने ये सबक लिया कि वहां पे परिवार के लोग थे, लेकिन रात को ही 10 बजे अंतिम संस्कार, ये तो नहीं है हिंदू संस्कारों में। राजेश जी, एकदम संस्कारों में नहीं है, लेकिन अब वो किस परिस्थिति में किया गया उसके लिए एसआईटी गठित की गई है।
परिस्थितियां, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई परिस्थिति हो ऐसी जो जिस परिस्थिति में करना पड़ा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सही काम हुआ है, इसीलिए परिवार तो इस संशय में भी है कि वो जो डेड बॉडी थी, वो जो शव था, वो उनकी बेटी का था भी या नहीं। परिवार को तो ये तक नहीं पता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार पर कितना दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। मैं एक महिला हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं इतनी दूर नौकरी करने आती हूँ। क्या आप गारंटी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित होंगी आपकी सरकार में? काजोल जी, उत्तर प्रदेश में बेटियां 100% सुरक्षित हैं। कभी इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है सिस्टम में, और इसी सिस्टम की वजह से ये चीजें हो रही हैं। हाँ, वो अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ उनमें डर नहीं है। राजेश, बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप डीएम से बात करिए, आप डीएम से बात करिए। ये कहाँ की लापरवाही और कहाँ की जिम्मेदारी है ये? मैं काजोल जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों को ये लगा होगा कि अगर कोई घटना किसी तरीके से हुई है, जांच होने के बाद हमने ना आईएएस को छोड़ा है ना पीसीएस को छोड़ा है, अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो। 7 दिन का वक्त दिया है मुख्यमंत्री ने एसआईटी को, देखेंगे किसके कौन कौन नपेगा, इसमें कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निधि जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उसके बाद अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ। करते रहेंगे राजेश जी। कीर्ति निधि पांडे बहुत सही कह रहे हैं। लगातार एक कह रहे हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेकर मामले में जो पीड़ित परिवार था, लगातार वहाँ के जिलाधिकारी और कप्तान से संपर्क कर रहा था, उसको न्याय नहीं मिल पाया। जब सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है तत्कालीन 2 कप्तान का नाम, तत्कालीन वहां के एक जिलाधिकारी का नाम, कि इन लोगों की लापरवाही के नाते इतनी बड़ी घटना हुई। वो सारे अफसर आज अच्छे पदों पे पोस्ट है, कौन सी कार्रवाई किया इनकी सरकार ने? ठीक है, जवाब लूंगा। अभिषेक, क्या सिर्फ सियासत ही हो रही है या फिर उस बच्ची को इंसाफ के लिए भी कुछ किया जाएगा? क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूं, आप बीच में प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ क्या मंशा क्या है विपक्ष की, सिर्फ सियासत करना या वाकई उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं आप लोग? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? विपक्ष को मिलने दिया जाए, पीड़ित परिवार के साथ जा करके हम उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे, हर संभव मदद दे सके। आखिर क्या हमको आपके लिए मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इनकी मंशा साफ है, हम तो कहते हैं हमें साथ लेकर के चले। हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, अकेले जाएंगे। अगर माननीय राहुल गांधी जी अकेले चले जाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो हम तो, वो तो खुद भी राहुल गांधी जी कह रहे अकेले जाने देना उनको। तो अभिषेक, आप ये प्रॉमिस करते हैं इस मुहिम में कि जब तक ये लड़ाई चलेगी आप साथ देते रहेंगे परिवार का, यूं ही आवाज उठाते रहेंगे? काजोल जी, हम देते रहेंगे और आखिरी सांस तक देते रहेंगे। ठीक है मुदित जी, हमें कितने भी धाराएं लगाएं, मुदित जी, 2012 में निर्भया के साथ दरिंदगी होती है, देश सड़क पे उतर आया था, सब सड़क पे थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि सख्त कानून बने। 7 साल लग गए थे सर उनको फांसी देने में, आरोपियों को, दोषियों को फांसी दे दी गई, लेकिन उसके बाद उम्मीद जगी थी कि अब शायद सुधार होगा, कमी आएगी, लेकिन मामले रुकने की बजाय और तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई डर ही नहीं है। तो ये कैसे रुकेंगे? बड़ा सवाल ये है कि बलात्कार रुकेंगे कैसे? देखिए, ये खाली सरकार नहीं रोक सकती है। इसके लिए पूरा एक सामाजिक ढांचा जो इतना विकृत हो गया है, उसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो और लोग हैं, उनको भी जो है इसके प्रति संवेदनशील होकर जो समाज की संवेदनाएं हैं उनको भी जगाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और लोगों को ये इस प्रकार की दरिंदगी करने वालों को सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिले। आज की तारीख में हो ये रहा है कि जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो गिरती चली जा रही है, और रेट ऑफ कन्विक्शन जब गिर जाती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है। अगर सख्त सजाएं जल्दी जल्दी मिलने लगे, उनको इंसाफ का डर हो, उनको कानून का डर हो, तो तभी हो सकता है कि निष्पक्षता के साथ कानून को जो है वो लागू किया जाए। आप अगर देखेंगे तो
कोई भी घटना को शांत करने के लिए आयोग बैठा दिए जाते हैं। और ये एक पुरानी परंपरा है, कोई नई नहीं, आज सरकार ये करती है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पब्लिक आउटबर्स्ट हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है, सरकार की इमेज खराब हो रही है, एक जांच आयोग बैठा दीजिए, एक न्यायिक आयोग बैठा दीजिए, एक कोई इधर उधर जांच दे दीजिए, मामला ठंडा हो जाएगा, 4 दिन में जनता भूल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को कॉन्क्रीट तरीके से इन मुद्दों को लेकर के संवेदनशील होकर के, खासतौर से जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको इस प्रकार का अपना एक एक्शन ग्रुप टाइप के बना करके जो पीड़ित लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दे करके। मोदी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एक बात मैं आप पूछना चाहूंगी मुदित जी, क्या ये जरूरी नहीं है कि अपने घर से इस चीज की शुरुआत की जाए? क्योंकि मानसिकता बहुत ज्यादा बदलना जरूरी है। मानसिकता में कमी है, इसी वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मोदी जी, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि क्या ये जरूरी नहीं है कि जब हम बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दें, उन्हें नारी सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दें? अगर हम बेटियों को समझा रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है एज अ पेरेंट्स कि जो बाहर बहन बेटियां हैं वो तुम्हारी बहन बेटियों की तरह ही है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल घर में जो है ये पहली शिक्षा तो हर पेरेंट को ये देनी ही चाहिए कि किस प्रकार से जो है ये तो हम लोगों के घर में अभी लड़की और लड़कों के बीच में हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसी शिक्षा हम लोग लड़के को देते हैं वैसी लड़की को देते हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का हर व्यक्ति में दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो शिक्षा है, जो और बुनियादी हक है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबरी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी सोच बदलेगी। ठीक है अश्विनी शाही, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें कई लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे पैनल में किसी भी गेस्ट से वो सवाल पूछ सकते हैं, आपके नाम के साथ मैं वो सवाल पूछूंगा। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछिए। अश्विनी शाही, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, कदम उठा रही है, ये दिखता है हमें। ऑपरेशन एंटी रोमियो और कई तरह के दूसरे गठन किए गए, ऑपरेशन चलाए गए जिसमें महिलाएं सुरक्षित हों, लेकिन जिस तरह की लापरवाही प्रशासन की आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के काम पे भी पानी डालने का कर रहे हैं। उसको लेके आपका क्या रणनीति है? महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी, बलात्कार कैसे रुकेंगे? ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी आ रहे हैं। इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है और क्या रोकने के लिए किया जा रहा है? मैं यहां सियासत की बात नहीं कर रहा, ना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई ठोस कदम क्या सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है? राजेश जी, देखिए, मैं गंभीर सवाल आपने पूछा और गंभीरता से मैं इसके जवाब को देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मैं 2 उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, आज लखनऊ शहर में जगह जगह पर एक पिंक बूथ बनाए गए हैं, हो सकता है नोएडा में भी बने हो। यहाँ पर पिंक बूथ जो है महिलाओं के परिवार के लिए सुनवाई के लिए वहां पर बनाया गया है कि जो पुलिस वाले वहां जाकर करेंगे। लखनऊ में महिलाओं का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है, पिंक स्क्वाड, जो महिलाएं स्कूटी लेकर जो है महिला पुलिस ऊपर चलती है और हर गली गली में वो दौरा करती है। तो महिलाओं के लिए सरकार का हर तरह से एक है कि निर्भय सरकार माहौल दे सके कि निर्भयता से हमारी बहनें बेटियां जा सके। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो अभी काजोल जी ने सवाल किया था कि जो है बहनें बेटियां सबको समझा जाए, मानसिकता की बात होती है, तो कुछ वही मैं कहना चाहूंगा कि मानसिक विकृति के कुछ लोग हैं जो आज भी इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसकी शुरुआत सच्ची बात है कि अपने घर से शुरू की जाए, पहला दिया अपने घर से जलाया जाए, ये समाज के लोगों। अश्विनी जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, क्या वाकई इस बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां अब डर रही हैं, बाहर निकलने से बेटियां डरती हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां हर वो मुकाम हासिल करें जो एक देश का बेटा कर रहा है, लेकिन कैसे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि देश की बेटियों को या देश की महिलाओं को खुद उतरना पड़ेगा सड़कों पर और खुद इंसाफ की गुहार लगानी पड़ेगी? काजोल जी, एक निर्भया कांड जो हुआ था वो बहुत ही बड़ा कांड था इस देश के लिए, और इस देश में उस कांड से कुछ सबक सीखा देश की राजनीति ने सीखा, देश की कानून व्यवस्था ने सीखा।
कानून भी बना, उसके बाद 7 साल तो लग गए। मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कमी है संविधान में अपने, जिसमें देरी हो जाती है, जिसमें तत्काल फांसी की सजा नहीं है, दूसरे देशों की तरह गोली मारने की तुरंत जो है कि अब अपराधियों को कर दिया जाए। तो कानून की व्यवस्था में थोड़ा देर तो है काजोल जी, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सर नहीं, आप ये कह तो रहे हैं न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन आप इस बात को मानिए, लोगों का भरोसा उठ रहा है। जो बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुना था ना लोग, अब आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो जो गुस्सा है वो जाहिर हो रहा है, और गुस्सा लाजमी भी है कि बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों का गुस्सा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और मैं अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी टिप्पणी लूं, उसके बाद मैं कीर्ति जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, अश्वनी जी पिंक बूथ की बात कर रहे हैं, वो बने तो हैं लेकिन वो पूरी तरीके से खाली हैं। थानों पे एसओ जो है अभी तो बना है, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मारते हैं, ये कहाँ का इंसाफ देने का नियम है? इस बात को मतलब जब काम शुरू हो गया उस पर भी करेंगे कार्रवाई हुई। देखिए, ये सरकार बिल्कुल तरीके से निकम्मी सरकार है, और हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, राजस्थान के बारे में भी सोच लीजिए कितनी निकम्मी सरकार है आपकी। क्यों नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ के बलात्कारियों का दौरा करते हैं? लेकिन अश्वनी जी, टीवी पर बैठ के डिबेट करना आसान है, आरोप लगाना आसान है। अगर वहाँ पर जाकर उस बहन बेटी की जो है आपको करना ही है तो आप जाके मदद करिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन राजनीति करने आप लोग निकले स्तर की राजनीति करते हैं। राजनीति सिर्फ करना छोड़ दीजिए अश्वनी। राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं तो अभिषेक आप ये भी बता दीजिए कि प्रियंका और राहुल राजस्थान कब जाएंगे? उत्तर प्रदेश तो वो जा रहे हैं। अभिषेक, आप ये भी बताएं कि वो राजस्थान के पीड़ितों से कब मुलाकात करेंगे, वहां पे कब मिलेंगे, कब वहां की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे, कब पूछेंगे अशोक गहलोत से कि भाई हो क्या रहा है राजस्थान में, कब पूछे? जल्द से जल्द हमारे प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है, आपको ये भी जानकारी कीजिए राजेश जी। हाँ, दीजिए जानकारी दीजिए। वहां प्रतिनिधि मंडल जाएगा, यहाँ पे जो दोनों बहन भाई जाएंगे, मतलब राहुल और प्रियंका। हाँ। इंसाफ के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे भाई, तो आप राजस्थान तो जाइए इंसाफ के लिए मेरे भाई, आप राजस्थान भी भेजिए ना। राहुल जी जो भैंस जब पूछ उठाएगी। देखिए, अभी भी आप सब राजनीति कर रहे हैं। हाँ। राजनीति से ऊपर उठ जाइए और बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाइए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रशासन ने गलत किया है, प्रशासन की लापरवाही है, उस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैनल में आपके साथ एक महिला भी बैठी हुई है। एटलीस्ट आप लोग आवाज उठाएं, और ये आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, बिल्कुल काजोल जी, हम तो कहते हैं कि सरकार को चाहिए विपक्ष की राय ले और विपक्ष के साथ आगे बढ़े, विपक्ष से वार्ता करे, जहाँ पे विपक्ष हो सकेगा बिल्कुल सरकार के साथ है। हम सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, विश्वास भाव से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए तो पहल तो करे, वो आगे आए। हम जाते तो हमें मिलने नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए खुले मन से आगे बढ़े, विपक्ष को साथ लेकर के चले। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे, यहाँ पे विपक्ष अगर मिलने की कोशिश कर रहा है तो मिलने नहीं दिया जा रहा, आगे फिर क्या, किस तरीके से आप इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये है, प्रशासन की तरफ से कि साहब हालात ना बिगड़े इसलिए रोक दिया गया। राजेश जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों से उत्पन्न हुई पार्टी, हम लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा कि कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, हाँ। और समाजवादी पार्टी मौन व्रत रख करके न्याय की मांग करेगी, इस सरकार को जगाने का काम करेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड सरकार बनने के वक्त पे योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया था, उसका आज पता लता नहीं है कहाँ। और अब तो प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश छोड़िए, अब तो उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हो चुका है। जो खिताब मध्य प्रदेश के पास था, वो खिताब अब उत्तर प्रदेश के पास है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2016 के मुकाबले 2019 में 38% महिला उत्पीड़न का, बेटियों के साथ उत्पीड़न का अपराध बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। ये सरकार सिर्फ विद्वेष की भावना से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।
मैं कह रहा हूं अगर विकास दुबे का घर गिराया जा सकता है हाँ। तो इन रेपिस्टों का मकान क्यों नहीं गिराया गया? इन रेपिस्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है? इसका इंतजार हो रहा है। ठीक है। उस जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिसने रात में दाह संस्कार करा दिया? हाँ। उस कप्तान के खिलाफ हाथरस की कार्रवाई कब करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? और अगर कार्रवाई नहीं करेगी, इसी तरह SIT बनाती रहेगी, तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है। अश्विनी शाही, एक आश्वासन अब आपसे ऐसा चाहिए जिससे विपक्ष को भी ये भरोसा हो कि हाँ कुछ होगा, और जो प्रदेश की जनता है, जो महिलाएं हैं, उनको भी ये लगे कि वो महफूज हैं। वो सिर्फ भरोसा ना हो शब्दों के माध्यम से, वो जमीन पे भी दिखाई देना चाहिए। उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि ना तो विपक्ष को भरोसा है ना लोगों को। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी आश्वासन चाहिए। देखिए राजेश जी, मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध के लिए बहुत ही व्यापक पैमाने पर कदम उठाए हैं, जो कि पूरब से पश्चिम तक दिख रहा है। रह गई बात इन अपराधों की, अब सरकार के सामने एक सवाल खड़ा है आप लोगों के माध्यम से। हाँ। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्द ही मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी बहन बेटियां उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है महिला अगर के मामले में कि नहीं पता? कहीं सुरक्षा की भावना ये है बात आपको पता है कि नहीं पता है? आने वाले उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में, बेटियों के उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हो चुका है। ठीक है मुदित जी, आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित होंगी? वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक सूत्र है कि प्रशासन न्यायपरक हो, पारदर्शी हो और उसमें निष्पक्षता के साथ साथ दृढ़ता हो और अपराधी कोई भी हो बिना भेदभाव के उसको सजा देने की व्यवस्था हो और जो न्यायिक प्रक्रिया है हाँ। उसमें तेजी लाने के लिए अभियोजन की जो मशीनरी है उसको थोड़ा चुस्त दुरुस्त किया जाए तो मुझे लगता है काफी धरातल से सुधार संभव है। ठीक है, बहुत आप लोग जुड़े हमारे साथ और ये होना भी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी है कि ऐसा किया जाए। चर्चा में आप लोग शामिल हुए, कीर्ति निधि पांडे, अश्विनी शाही, अभिषेक वाजपेयी, मुदित जी, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल कई है महिला सुरक्षा को लेकर और जवाब अभी वक्त के साथ आना बाकी है। अब SIT गठित कर दी गई है, 7 दिन का वक्त दिया गया है, क्या कुछ निकलेगा वो देखना बाकी है। लेकिन ऐसा क्या कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।